गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग पे मैं आप लोगों के साथ हूँ। 7th हेडिंग में अपन डिस्कस करें यहाँ पे अब नॉर्मल मोलर मासेज एंड वांट हाफ फैक्टर। यहाँ हम डिस्कस करें अब नॉर्मल मोलर मास और वांट हाफ फैक्टर। इसमें भी थ्योरेटिकल बातें भी हैं, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है। ये क्वेश्चन आप ये मान के चले कि ये जो अभी हमने कल जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट किया, उन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट सेगमेंट आप इसको मान सकते हैं। ये अब नॉर्मल मोलर मास से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल इसमें जो बनता है वो कल जो हमने चार क्वेश्चंस जो चार हेडिंग हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वही फॉर्मूले इसमें क्या होंगे, यूज होते हैं या रिपीट होते हैं। इनिशियली हम यहाँ पे मीनिंग समझना चाहेंगे कि अब नॉर्मल मोलर मास का मीनिंग क्या है। बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि जब किसी सोल्यूट को हम एक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हैं, एक सोल्यूट जो हमें प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसको एक सॉल्वेंट के अंदर जब डिजोल्व करेंगे तो सोल्यूट पार्टिकल्स के साथ दो पॉइंट हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट मे बी एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड। ये क्या होता है, या तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स की प्रेजेंस में क्या होगा, एसोसिएटेड हो जाएगा, या फिर क्या होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या होता है, आयोनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएटेड हो जाते हैं, टूट जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो इस तरीके से उनका एसोसिएशन या जो डिसोसिएशन हो रहा है उस बिहाफ पे क्या होता है, इनके जो मोलर मासेज होते हैं वो मोलर मासेज क्या होते हैं, एक्चुअल मोलर मासेज जो होते हैं, जो नॉर्मल मोलर मास होते हैं उससे क्या होते हैं, डिफरेंट आते हैं। और जब उनका मोलर मास और एक्चुअल मोलर मास जब बदल जाता है, कुछ वैल्यू वेरी करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, वेरी करती हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आता है उसको तो अपन वांट हाफ फैक्टर आई में शो करते हैं। ये मैं बाद में ले रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल में बता रहा हूँ यहाँ पे अब नॉर्मल मोलर मास का मीनिंग क्या है। मैंने अभी क्या बोला कि जब किसी पर्टिकुलर सोल्यूट को अपन क्या करें, सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करें तो सोल्यूट पार्टिकल्स क्या हो सकता है, डिसोसिएटेड हो जाएगा, जिसको अपन आयोनाइज्ड भी कह सकते हैं। तो ये डिसोसिएशन या जो आयोनाइजेशन हो रहा है, इस आयोनाइजेशन से क्या होगा, इसका जो मोलर मास अपन कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेटेड जो मोलर मास होता है वो उसके एक्चुअल मोलर मास से क्या होता है, डिफरेंट आता है। सॉरी, जो एक्सपेरिमेंटल मोलर मास होता है वो उसके एक्चुअल मोलर मास से क्या होता है, डिफरेंट आता है। कैसे आता है, जैसे मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे, जैसे पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये कुछ आयनिक कंपाउंड बने एक एग्जांपल के फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने लिए हैं। इन कंपाउंड्स को जैसे अपन किसी एक्वस सॉल्वेंट, जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर, वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, आयोनाइजेशन होगा, K+Cl- पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन में डिकम्पोज हुआ है। ये सोडियम आयन और सल्फेट आयन में डिकम्पोज हुआ है, और इसका आयोनाइजेशन किसमें आ रहा है, 4 पोटेशियम आयन देगा और एक में फेरोसाइनाइड देगा, FeCN(4) ये आयन्स इसके अंदर मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे इस केस में जब इसका मोलर मास कैलकुलेट किया जाएगा तो वो मोलर मास क्या आएगा, एक्चुअल मोलर मास से क्या आएगा, कम आ जाएगा, एक्चुअल मोलर मास से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोलर मास है, वो मोलर मास है वो एक्चुअल मोलर मास से क्या हुआ है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। कब है, डिसोसिएशन के केस में एक्चुअल मोलर मास जो डिक्रीज हुआ है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कैसे, आप समझिए, यहाँ पे 1 मोल है, एक ही मॉलिक्यूल है ना KCl, लेकिन ये किसकी तरह 2 मोल्स प्रोवाइड करवा रहा है, ये 2 आयंस हो गए। ये सोडियम सल्फेट है, इसमें 2 and 1 3 पार्टिकल्स मिलेंगे, और इस केस में कितना मिल रहा है, 4 पोटेशियम आयन मिल रहे हैं, एक फेरोसाइनाइड मिल रहा है, तो टोटल 5 आयंस इसके अंदर मिल रहे हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो इंक्रीज हो रही हैं वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको हम वांट हाफ फैक्टर आई में शो करेंगे, वो बात बाद में देखता हूं भी। ये क्लियर आपको ये चीज। अब देखिए यहाँ पे कितना हुआ, जैसे मोलर मास या नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, इस पहले केस में अपन देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, जस्ट डबल हो रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जस्ट डबल हो रहे हैं कोलिगेट। और इसमें कितने हो रहे हैं, 3 टाइम हो गए, इसमें कितने हो गए, 5 टाइम हो गए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, या 4 टाइम, या जैसे इस एग्जाम्पल की बात करूं तो ये 2 या 3 या 5 टाइम्स हो जाते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जस्ट, ठीक है। और उसी रेस्पेक्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं,
इंक्रीज हो जाती हैं वो 2 टाइम्स हो जाएंगी या 3 टाइम्स हो जाएंगी या 5 टाइम्स हो जाती हैं। लेकिन मोलर मास जो होता है वो क्या होता है, पहले केस में क्या होता है हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 हो जाता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मोलर मास के क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। कोई डाउट? ये हो गया डिसोसिएशन का एग्जांपल। आयनिक कंपाउंड के रेस्पेक्ट में मोलर मास क्या होता है, डिक्रीज होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो मोलर मास के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब वो जितना टाइम क्या होती है इंक्रीज होती हैं वो उतने रेस्पेक्ट में उतने पार्ट्स क्या होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसका ऑपोजिट एग्जांपल समझिए आप लोग। सपोज यहां पे इसका ऑपोजिट कंडीशन होता है कि सोल्यूट पार्टिकल्स है, उस सोल्यूट पार्टिकल को जैसे हम सॉल्वेंट की प्रेजेंस में या सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्वेंट में डिजोल्व होते ही इसके साथ क्या हुआ, एसोसिएशन हुआ है बेटा। ये एसोसिएशन जनरली हम कहां देखते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स में देखते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH या बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक में क्या होगा, बेंजीन होगा C6H5 देन COOH। ये कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो क्या करते हैं, वाटर के केस में क्या होता है डाइमर बना सकते हैं। डाइमर क्यों बनाएंगे बेटा, ये डाइमर क्यों बनाएंगे आप वो देखिए आप लोग। जैसे इनके फॉर्मूले आपको बता दो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लास्ट ईयर 11th में चैप्टर 4 में पढ़ चुके हो, उसके टाइप्स वगैरह पढ़ चुके हो। और अभी अपन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शन में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोबारा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं बेसिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे फॉर्मिक एसिड है, सॉरी एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। इस एसिटिक एसिड में इसके जब 2 मोल्स होंगे तो दोनों मोल्स के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ बनती है, जहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जब बॉन्डेड होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से जब बॉन्डेड होता है तो वहां पे एक एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ मैं एसिटिक एसिड के केस में आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। डबल बॉन्ड O देन OH, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड के सॉलिड स्टेट में हम 2 मोल्स देख रहे हैं, लेकिन जैसे अपन उसको सॉल्वेंट यानी एक्वस स्टेट में लेके गए तो इनके बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। किस टाइप से बनेगी वो देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH। क्लियर है? यहाँ एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स इस हाइड्रोजन की प्रेजेंस की वजह से ऑक्सीजन में क्रिएट हो गया। ये कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो CH3 के एसिटिक एसिड के जो 2 मोल्स हैं उन दोनों मोल्स के बीच में क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये क्या हो गया, ये डाइमर बोलेंगे इसको अपन। डाई का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में, ये इसकी एक्वस स्टेट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सॉलिड स्टेट में उसके 2 मोल्स हैं, लेकिन जैसे ही अपन एक्वस स्टेट में ले उसके मोल्स क्या हो गए, तो यहाँ पे इसका जो मोलर मास होगा कब एसोसिएशन में जो मोलर मास है वो मोलर मास क्या हो जाएगा, एक्चुअल मोलर मास से क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। कैलकुलेट करते हैं, देखो इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो 1 मोल का है तो निकलेगा इसमें 1 मोल का मोलर मास जब अपन ने सॉर्ट आउट किया तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं 2 मॉलिक्यूल से एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल्स क्या करें, सिंगल एंटिटी 2 है लेकिन बिहेव इसकी तरह कर रहे हैं। तो इसका जब मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो जस्ट डबल आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मोलर मास है वो इंक्रीज हो गया। लेकिन इसके ऑपोजिट देखो आप, यहाँ पे मोलर मास डिक्रीज हुआ था, यहाँ पे मोलर मास इंक्रीज हुआ। कितना होगा वो, 2 टाइम्स हो सकता है या 3 टाइम्स हो सकता है या 4 टाइम हो सकता है। बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए। वो डिक्रीज कैसे होंगे वो समझिए आप, क्योंकि यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स थे सॉलिड के, वो सॉलिड के 2 मॉलिक्यूल है लेकिन बिहेव किसकी तरह करें, सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव करें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। क्लियर है? तो जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही हैं, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हुआ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती हैं बेटा, डिक्रीज हो जाती हैं। ठीक है? कितनी होंगी, ये जब 2 टाइम्स जा रहा है तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और मोलर मास वो एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है? ये जो कोलिगेटिव, ये तो हो गया अबनॉर्मल मोलर मास। अबनॉर्मल मोलर मास का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि जब सोल्यूट पार्टिकल्स को जब हम एक सॉल्वेंट के साथ डिसोल्व करते हैं तो उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से उसका एक्चुअल जो मोलर मास होता है वो एक्चुअल मोलर मास से वेरी करता है, इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दैट इज नोन एज अबनॉर्मल मोलर मास।
अब अबनॉर्मल मोलर मास का रीजन क्या था, क्योंकि पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज हुए थे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है। ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आता है, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को हम क्या करते हैं, वांट हाफ फैक्टर आई में शो करते हैं। किसमें शो करते हैं, वांट हाफ फैक्टर आई में शो करते हैं। तो आई को कैलकुलेट करने के कई मेथड है हमारे पास, जैसे आई इज इक्वल टू क्या होता है, यदि आपको नॉर्मल मोलर मास पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड के केस में आप देखोगे नॉर्मल मोलर मास था 60 और एक्चुअल मोलर अब नॉर्मल कितना था 120 आ रहा, तो कितना आ रहा, हाफ ही तो आ रहा है। ये हाफ का मतलब आप ये भी लिख सकते हो कितना का 0.5 आ गया। आई को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आई का मीनिंग क्या होता है, यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, आयोनाइजेशन या एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। और तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है, I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे अपन आई निकाल सकते हैं। आई की जो वैल्यू रहती है बेटा, आई ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आई 1 से बड़ा होगा। कब, ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन। जब पार्टिकल्स डिसोसिएटेड हो रहे हैं क्या होगा था, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज 2 टाइम 3 टाइम या 5 टाइम आ रहा था, उसलिए आई की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। और आई ऑलवेज लेस देन 1 कब, जब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएटेड हो रहे हो। जब पार्टिकल्स एसोसिएटेड हो रहे हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें डिक्रीज हुए थे, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होते हैं तो आई की वैल्यू भी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये अपने पास क्या था, आई। अब इससे रिलेटेड जो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एसोसिएशन में मोलर मास क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। एसोसिएशन में मोलर मास इंक्रीज हुआ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिक्रीज हुई। डिसोसिएशन में मोलर मास डिक्रीज हुआ और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है, उस एक छोटे से न्यूमेरिकल जो आई के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको भी अभी हम सॉर्ट आउट करते हैं। अब इनको आई के रेस्पेक्ट में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनको हम कैसे शो कर सकते हैं वो देखिए आप। पहले आई के रेस्पेक्ट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने इससे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा था, डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, ध्यान है आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हमने एक्स से शो किया था। फिर हमने एक्स की जगह क्या लिखा था, N1 अपॉन N2 लिखा था। N1 N2 को भी हम सॉर्ट आउट कर लाए थे, W1 अपॉन M1, ठीक है, इंटू M2 अपॉन W2, ये अपना फॉर्मूला था। तो ये जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अबनॉर्मलिटी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाए तो इसके साथ आई सेट कर देते हैं अपन। नेक्स्ट अपने पास डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसमें हमने क्या लिखा था, के बी और एम के लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा आई, ऐसे हमने लिखा था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2, और लास्ट हमने लिखा था कल पाई इज इक्वल टू CRT, सी की जगह हमने लिखा था एन, सी की जगह एन अपॉन VRT, एन की जगह W1 अपॉन M1, और ये आया था RT अपॉन V, ये आई। ये चारों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो आई के रेस्पेक्ट में इस टाइप से शो कर सकते हैं अपन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन हम पे आते हैं, एग्जांपल 12 पे आते हैं अपन। एग्जांपल 12 कह रहा है कि 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, तो W1 हो गया हमारे पास 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। तो इसका मोलर मास M1 हम कैलकुलेट करेंगे, इसका मोलर मास कितना आएगा, 122 आ गया, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। देन 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, W2 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में वो डिजोल्व है बेटा।
तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ कितना हो जाता है 1.62 केल्विन हो जाता है ये उसका। और बेंजीन के केस में केएफ हमें दे रखा है, बेंजीन के केस में हमें केएफ दे रखा है 4.9। तो यहां पे क्या पूछा है, इफ इट फॉर्म डाइमर देन फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन फाइंड करना है इसमें बेटा। कैसे करेंगे देखिए, सिंपली हम एक बार इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जो हम ये मान के चल रहे हैं इस पे प्रोसीजर दो, इसके पहले में ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें इनिशियली हमारा क्या क्वेश्चन होगा, इसमें हम इसमें डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। डेल्टा टी एफ इस बंदे ने हमें दे भी रखा है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था आई के रेस्पेक्ट में, आई इज इक्वल टू के एफ W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है इसमें, डेल्टा टी एफ है 1.62, आई अननोन है, के एफ की वैल्यू क्या होगी इसमें, के एफ हो गया 4.9, W1 2 अपॉन 1 आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, आई इज इक्वल टू 1.62 इंटू 122 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 2 इंटू 1000। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई। ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू इसमें, आई की वैल्यू इसको सॉर्ट आउट किया तो अपने पास आई आ गया 5.04। ओके, अब इसमें अपने को क्या करना है, इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम पे। नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कैसे कैलकुलेट होगा। एक्चुअल में हमारे पास क्या था, बेंजो के C6H5COOH, उसके 2 मोल्स थे, डाइमर बना रहे 2 मोल्स थे। ये किस तरह से बनेगा, C6H5C डबल बॉन्ड O एंड OH डॉटेड डॉटेड HO देन C, और ये हो गया अपने पास डबल बॉन्ड O, और ये हो गया C6H5 डाइमर। इनिशियली अपन इसका जब मोल कैलकुलेट करें तो इनिशियली ये 1 मोल लेके चले अपन, ये कितना है 0 मोल है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसमें से 1 माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब मान लेते हैं कि इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना एक्स है, ये इसमें मैंने ऊपर लिखना था पहले, बाद में लिख दिया, डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो 1 में से कुछ मोल क्या हो गया, एसोसिएटेड इधर चले गए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये एक्स आ गया। बट यहाँ पे आप देख लो कोफिशिएंट क्या इसमें 2 है, तो ये आ जाएगा x/2, ये इक्विलिब्रियम पे मोल हो गए। और एक्चुअली रूल क्या होता है, 1/2 फैक्टर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ये भी एक इनमें 1/2 फैक्टर I का और नंबर ऑफ मोल्स का एक रिलेशन होता है। देन I इज इक्वल टू नंबर, I की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके कितना 0.504, नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस एक्स देन प्लस एक्स अपॉन 2, देन 0.504 इज इक्वल टू, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस x/2, देन x/2 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस 0.504, देन x अपॉन 2 इज इक्वल टू आ गया अपने पास 0.496। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 49, पास कितना 0.496, देन x इज इक्वल टू 0.492 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 992 आएगा, ये x की वैल्यू आ गई। इसको हमें परसेंटेज एसोसिएशन में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास आएगा 90.2%। इसमें क्या हो गया, परसेंटेज एसोसिएशन हो गया। इसका एक तो ये तरीका हो सकता है बेटा डायरेक्ट अपन, एक इसका सेकंड तरीका भी हो सकता है कि ये जो हमने यहाँ पे, ये तो एज इट रहेगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, इस वैल्यू में हम क्या चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इस वैल्यू को हम ये मान के चलेंगे, यहाँ पे आप आई कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, आई अननोन रह गया, और यहाँ पे ये M1 कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, यहाँ पे M1 कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे अपन। M1 क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे अब नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो जब इस फॉर्मूले को अपन एक तो वो तरीका हो गया, अब दूसरे तरीके से देखो आप इसमें, तो इसमें जब अपन M1 कैलकुलेट करेंगे तो M1 की वैल्यू क्या आएगी इसमें 4.9 इंटू 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.62 इंटू 25, देन M1 की वैल्यू इसमें आ जाएगी 241.98 इसमें M1 की वैल्यू आ गई। ये अब M1 कौन सा है, ये अब नॉर्मल है, ठीक है। और नॉर्मल मोलर मास कितना था अपने पास, नॉर्मल मोलर मास। तो अब यहां पे एक चीज और जुड़ गई बस, इसमें उसमें तो आई है वो डायरेक्ट निकल गया था, इसमें आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इज इक्वल टू
नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय, अब नॉर्मल मोलर मास, देन आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास था 122 और डिवाइडेड बाय ये कितना आ गया 241.98। तो टोटल इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो वही 0.504 आई की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आई वही आएगा सेम, जैसे उसमें भी आई यही आया था, इसमें भी आएगा। तो ये दो तरीके से अपन इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अपन इसमें एग्जांपल 13 भी सेम ऐसे ही अपन कर सकते हैं, एग्जांपल 13 भी। बस एग्जांपल 13 में हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो उस एग्जांपल 13 का इनिशियल स्टेट मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप इसको इजीली कर पाएंगे। सेम यही प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। आई आप दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे, जो भी उस तरीके से कर सकते हैं। एग्जांपल 13 में क्या दे रखा है, 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, वही डाइमर बनाएगा ये भी। इसकी डेंसिटी कितनी दे रखी है हमें, डेंसिटी दे रखी है इसमें 1.06 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स, ये इसकी डेंसिटी उसने हमें दे रखी है। डिजोल है कितना, डिजोल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर में डिजोल है। तो इनिशियली हमें इसमें क्या करना है, इसमें डेल्टा टीएफ भी दे रखा है, डेल्टा टीएफ भी दे रखा है 0.0205, ये हमें इसने क्या दे रखा है, डेल्टा टीएफ भी दे रखा है, ठीक है, केल्विन में। वाटर के केस में, तो वाटर के केस में हमें के एफ पता ही रहता है, के एफ पता ही रहता है हमें कितना 1.86 के एफ हमें पता ही रहता है। अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करें, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या, इन दोनों थोड़ा सा ये अलग दे रखा है, क्या निकालें इसे, फॉर्मूला आपके पास होता है d इज इक्वल टू m अपॉन v, इससे मास निकाल सकते हैं अपन, गिवन मास। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम W1 की जगह लेते हैं बेटा, वो W1 कितना आएगा इसमें, W1 इज इक्वल टू क्या होगा, d इंटू में v आ जाएगा। तो डेंसिटी कितनी है इसकी 1.06 है और ये कितना है 0.6 है, तो टोटल ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 6 कितना आ गया 0.636 क्या आ गया हमारे पास, ग्राम आ गया किसका, एसिटिक एसिड का। ये W1 आ गया। M1 आपके पास होता है एसिटिक एसिड का, M1 कितना हो गया 60 हो गया। और W2 वाटर दे रखा है कितना, 1 लीटर ऑफ वाटर है। 1 लीटर वाटर का जो मास होता है बेटा वो कितना होता है, 1 लीटर को जनरली हम 1 kg बोलते हैं, तो W2 कितना हो गया 1000 ग्राम ही हो गया, ठीक है। अब हम वापस वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू, डेल्टा TF इज इक्वल टू, आप चाहो तो पहले आई निकाल लो, ठीक है। दो तरीके बताए मैंने आपको। आई यहां पे सपोज हम वैसे कर रहे हैं तो क्या आएगा इसमें, KF W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। तो डेल्टा TF उसने पहले से दे रखा हमें 0.0205, KF 1.86, W1 कैलकुलेट कर चुके 0.636, M1 60 और 1000 अपॉन 1000। यहां से अपने इसको हम क्या कर रहे हैं, इस M1 को तो हम कौन सा अब नॉर्मल मान के कैलकुलेट करें, मैंने बताया ना, यहाँ आई लोगे तो इसको यह वैल्यू रख देना, या फिर इसको इस तरीके से अपन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें नई चीज क्या थी कि वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखा, उससे हमने क्या निकाला, उसका गिवन मास कैलकुलेट कर लिया। और जो 1 लीटर ऑफ वाटर उसको हम क्या करेंगे 1 kg कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है। सॉल्यूशन कोई डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आइए।